हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट रिवीजन। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है अकॉर्डिंग फॉर JOA 817। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को और कुछ आंसर्स को। क्वेश्चंस मेरे होंगे और आंसर्स आप लोग देंगे, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं तो उनके आंसर्स मैं देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेरीज, सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द टाइपिंग कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। ये एक बिल्कुल ही डाउटफुल विषय है। 38.5 है या 39.5। कुछ लोग 38 कंसीडर करके चल रहे हैं, कुछ लोग 39.5, कुछ लोग 39। तो अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर किसी के मार्क्स 39 पॉइंट भी या 39 है, ये उससे भी कम है जनरल कैटेगरी का, और वो टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो प्लीज़ बताएं। एंड सेकंड इज़ एक्सपेक्टेड DV कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ फॉर जनरल UR। सबसे पहले देखो, टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 19,000, और पेपर कितने लोगों ने दिया था? लगभग 1 लाख आप मान लो। तो उनमें से 19,000 सिलेक्ट करने के लिए कट ऑफ कहाँ तक चली गई? फॉर जनरल कैटेगरी 39.5 या 39। अब ये तो अब आप लोगों के कमेंट से ही पता लगेगा। तो देखो, आप लोगों को क्या लगता है कि फाइनल कट ऑफ या टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर करो कि 40 मार्क्स वाले को कभी भी ये नहीं पता था जनरल कैटेगरी के कि उसे टाइपिंग के लिए कॉल आएगी, और जब उसे इतना ही पता नहीं था तो क्या उसने टाइपिंग के लिए प्रिपरेशन की होगी? अभी की बात नहीं मैं कर रहा, अभी तो चलो 40 मार्क्स वाले क्या 35 वाला भी क्लियर कर लेगा, अगर वो वहाँ पर पेशेंस रखता है और अगर गलतियाँ कम करता है तो। बट जब स्टार्टिंग में रिज़ल्ट आया था और 15 दिनों में टाइपिंग स्टार्ट हो गई थी, तो क्या 40 मार्क्स वाले से टाइपिंग क्लियर हो जाती इतने ईजिली? पहले तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 45 वाले को जनरल से कॉल आएगी, बट आई कितनी? 40। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 19,000 टोटल कैंडिडेट्स थे, जिसमें से कि 7,000 जनरल UR के सिलेक्ट करने थे, सिलेक्ट किए थे, और उन 7,000 को सिलेक्ट करने के लिए भी कट ऑफ आपकी 39 तक गई। तो कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे हैं 55 जाएगी, 60 प्लस जाएगी, या कुछ भी जाएगी। तो उन लोगों से सिर्फ ये पूछो कि इतनी ज़्यादा कैसे जाएगी, बस, और कुछ नहीं बोलना। उनसे सिर्फ इतना पूछना कि इतनी ज़्यादा कैसे जाएगी। अब देखो, ये जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखी है ये कैसे है? 7,000 कैंडिडेट्स आपके जनरल UR से सिलेक्ट किए गए हैं। 40 से 42 या 45, चलो 45 भी रहने देते हैं, 43 मान लेते हैं। इन कैंडिडेट्स को तो यही पता नहीं था कि इनको टाइपिंग के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी। इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे, और 50 प्लस मार्क्स वाले भी कई कैंडिडेट्स टाइपिंग में बाहर होंगे। ठीक है, आप मान सकते हो कि 7,000 में से 2,000 कैंडिडेट्स डायरेक्टली टाइपिंग में बाहर होगा, और बचेंगे आपके पास 5,000 कैंडिडेट्स फॉर जनरल कैटेगरी। सिर्फ ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मान लो इसमें ये जो मैंने 2,000 माइनस किए हैं, इसमें आपके 50 प्लस मार्क्स वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। हो सकता है 200-300 कैंडिडेट्स, इससे प्लस हो सकता है, इतने कैंडिडेट्स होंगे। जनरल UR वालों ने भी कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, सीधी सी बात। देखो, आपके ना 50 प्लस मार्क्स विद DV कम से कम हो सकता है 500 कैंडिडेट हों, मे भी पॉसिबल है। बट इन 500 कैंडिडेट्स में हर कैटेगरी का बंदा इंक्लूड हुआ होगा। अगर आप जनरल UR कैंडिडेट्स के स्कोर की बात करें तो उनका भी स्कोर 50 प्लस उतने ज़्यादा नहीं है, तभी जनरल की कट ऑफ आपकी 39 तक गई। हर कैटेगरी का बंदे को अगर हम इंक्लूड करें तब आपके 50 प्लस 500 कैंडिडेट्स हो सकते हैं। SCUR, STUR, SC BPL, OBC BPL, EWS, हर कैटेगरी का
मतलब हम स्टूडेंट अगर काउंट करें 50+ तब 500 हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली ये बोलें कि किसी जनरल यूआर कैटेगरी के बंदे ने 500 हैं और वो 50+ हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखो। अगर ऐसा होता तो आपकी जनरल की कट ऑफ 42, 45 तक जाती, इतनी 39 तक तो कभी भी नहीं जाती। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात। अब देखो आप 7000 में से 2000 आपका टाइपिंग में चला जाएगा, कोई 50+, कोई अच्छे मार्क्स वाले भी होंगे, कोई लो मार्क्स वाले भी होंगे, कम से कम 5000 बचेगा। अब देखो 39.5, 40, 40.5, 41, 42 ऐसे अगर हम माने, और हर पॉइंट पर अगर हम, अब देखो लो मार्क्स पर कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो कम से कम हम अगर 300 मान लें, तो 300 मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 10 कर लें अगर हम, तो 3000 बाहर हो गया। तो 5000 में से 3000 गया, कितना बचा आपका 2000। ठीक है, तो आपका 44 मार्क्स वाले को टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगी। बट आपकी सीट 700 है, तो कम से कम 2100 आप मान के चल सकते हो कि आपका जो टाइपिंग के लिए कॉल है सेफ, मैं बिल्कुल 100% सेफ की बात कर रहा हूँ, 43 एंड प्लस, ये 100% सेफ है इन जनरल कैटेगरी फॉर डीवी कॉल। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि 42 मार्क्स वाले को डीवी के लिए कॉल नहीं आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि टाइपिंग में अगर कहीं और ज़्यादा थोड़े से बाहर हो गए तो 42 वाले को भी कॉल आ सकती है। और दूसरी बात, अब श्योर ये नहीं है कि 39.5 है आपकी डीवी टाइपिंग के लिए कॉल, या 38.5 है। तो इस चीज़ को कंफर्म करना और उससे अपने 2 या 3 मार्क्स अबव लेके चलना। और देखो आपकी जो फाइनल कट ऑफ होती है वो कौन डिसाइड करता है, जिसको डीवी में कॉल आई है लास्ट मार्क्स वाले। अब देखो मान लो 43 डीवी के लिए कॉल आई है और किसी को मैक्सिमम से मैक्सिमम 43 मार्क्स पर 3 बंदे हैं और वहाँ पर किसी एक बंदे को 5 मार्क्स मैक्सिमम लग रहे हैं, तो 43 + 5 हो गए आपके 48। तो क्या ये 48 वाला सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं, 100% चांस सिलेक्ट होने के इसके भी नहीं है। अब कैसे नहीं है, इससे +2 करके चलो आप, 2 या 3 वो आपकी मर्जी है, बट 2 करके चलो, बिकॉज वर्टिकल रिजर्वेशन भी रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि आपकी कुछ सीटें, आपकी सिर्फ फाइट इन्हीं से नहीं होती जो आपको डीवी के लिए कॉल आई है। मान लो 2100 स्टूडेंट्स को कॉल आई है डीवी के लिए, तो उन्हीं से, बल्कि अदर कैटेगरीज हैं जो भी SCUR, STUR, आपकी फ़ाइट उनके साथ भी होती है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इतना ही 2 या 3 मार्क्स का फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर किसी के 51+ है तो वो 100% सेफ़ है, ये चीज़ आप एक्सेप्ट करो। और अगर कोई 48 वाला बोल रहा है कि, या कोई भी आपको बोल रहा है 48 मार्क पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो देखो सिलेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है अब आपके लक पर, या कितने लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, डीवी के लिए कॉल कितने मार्क्स पर आ रही है, कितने लोग शिफ्ट करेंगे, वो सब अब आपके लक पर डिपेंड है। 100% श्योर 48 वाले का कभी भी नहीं है। 51+ या 52+, वो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो 100% श्योर हो सकता है। बट अगर बोलें कि 48 मार्क्स वाला 100% श्योर है, वो श्योर नहीं है। अब देखो एक और चीज़, ये चीज़ आजकल ट्रेंडिंग में चली हुई है, लाइन स्किप, और ये एक डाउटफुल विषय है HPSSC का। अब आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने प्रूफ दिखाए हैं कि लाइन स्किप होती है तो एक एरर काउंट होता है, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि लाइन स्किप का एक एरर काउंट होता है, बहुत सारे पेपर देखे हैं गए हैं ऐसे। बट एक और चीज़ ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कई लोग इस वजह से बाहर भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, कुछ लोग बाहर भी हुए हैं लाइन स्किप की वजह से। तो आप उन लोगों को अनदेखा नहीं कर सकते कि हाँ एक ही एरर काउंट होगा, एक ही एरर काउंट होगा। देखो हमेशा खुद को सेफ साइड में रख कर चलो, ऐसा कुछ करो ही मत कि बाद में आपको बाहर निकाल दिया जाए। अब सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर लाइन स्किप की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको बाहर कर दिया जाता है।
अब इसके बारे में तो अब HPSC बता सकता है, ना ही उन्होंने कहीं नोटिफिकेशन में कुछ क्लियर किया है कि हाँ लाइन स्किप की वजह से 1 एरर ही काउंट होगा या बाहर नहीं किए जाएंगे। अभी ये डाउटफुल चीज़ है, तो इसको माइंड में रखो। बस ये ट्राई करो कि आप लाइन स्किप मत करो। और उसके लिए एक बेस्ट मेथड मैं बताता हूँ। मान लो जैसे आपका पेज है, ये है पेज, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब फोल्ड कर दो, एक पीछे की साइड और एक आगे की साइड। ऐसे फोल्ड करके अब देखो 5 लाइनें यहाँ पर हैं, 5 इधर हैं, 10 लाइनें हो गई। तो आप सिर्फ फोल्ड कर दो बीच में से, ऊपर 5 लाइनें बच गई, नीचे 5 लाइनें बच गई, और एक साइड को ओपन करके ऐसे रख दो। जब आपने 5 लाइनें टाइप कर दी तो एकदम से उस पेज को पलटो और नेक्स्ट की 5 लाइनों को टाइप करो। इससे क्या होता है कि लाइंस में कन्फ्यूजन कम हो जाता है। अब ये मैंने मेथड अपनाया था, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप अपना सकते हैं, वरना अपने हिसाब से देख सकते हैं। कम से कम 1-2 सेकंड का टाइम लगता है पेज बदलने में, उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे भी आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, सिंपल स्ट्रोक्स 1500 स्ट्रोक्स कंप्लीट करने हैं, बस वही है। और एक और डाउट है कुछ लोगों का, कुछ लोग बोल रहे हैं 29.89 तक स्ट्रोक्स बन रहे हैं, तो ये क्या टाइपिंग क्लियर कर सकते हैं? तो इनकी टाइपिंग क्लियर हो सकती है, 30 वर्ड पर मिनट इनको कंसिडर किया जा सकता है। बट इसमें एक कंडीशन होती है कि 1500 स्ट्रोक्स आपके कंप्लीट हुए होने चाहिए। अब मान लो किसी के 14 और ये है 1498 स्ट्रोक्स हैं, तो क्या इन्हें कंसिडर किया जाएगा? तो इन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, 1500 स्ट्रोक्स कंप्लीट हुए होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आप लोग YouTube पर देख रहे हैं बहुत सारे सर्वेज कंप्लीट किए जा रहे हैं, तो उनमें सभी अपने अपने नंबर्स, कोई 80, 85, 90, 77। तो देखो सर्वेज पर कभी भी बिलीव मत करो। अब मान लो मेरे जैसे 45 मार्क्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल मार रहा हूँ, ठीक है। तो 45 मार्क्स वाला क्या करेगा, 55 मार्क्स भर देगा सर्वे में। अब अपने रियल नंबर नहीं बताएगा, बस वो ये चेक करेगा कि सर्वे का रिजल्ट क्या आता है और कट ऑफ क्या जाती है। 55 मार्क्स वाला अपने 45 मार्क्स बता देगा। 55 मार्क्स वाले को अपना तो श्योर है कि हाँ उसका हो जाएगा, बट वो फिर भी मन में डाउट रखने के लिए या औरों को ऐसे ही बोलता रहेगा कि नहीं 55 मार्क्स पर भी कोई श्योरिटी नहीं है, होगा या नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। अब कोई भी आपको ऐसा बोले कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ 55 प्लस चली जाएगी, तो उस चीज़ पर बिलीव मत करो। कट ऑफ आपकी एक्चुअल में 50 के ही सराउंडिंग रहेगी। अब देखो कंपटीशन का टाइम है, ये चीज़ एक्सेप्ट करने की है और सभी लोग आई थिंक इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। पर देखो होता क्या है, अब आपने रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट निकले हैं, देखे हैं। आपको किसी एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का एग्जांपल देता हूँ। TGT का रिज़ल्ट देखना आप लोग, नॉन मेडिकल का, ठीक है। टोटल पोस्ट थी उसकी आई थिंक 150 के करीब थी, 153, और 70 to 80 इतनी शायद जनरल की होंगी। तो देखो TGT नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम कौन देगा? जिसने BSc B.Ed की होगी, वो अपनी ही फील्ड से रिलेटेड होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें 4-4, 5-5 साल मतलब स्कूल्स में टीचिंग करते हुए हो गए होते हैं, ठीक है। तो वो भी इन एग्ज़ाम्स को देते हैं। तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो पता क्या गई है? वो गई है 55 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है TGT नॉन मेडिकल का, ये सिर्फ उन्हीं ने दिया था जो जिन्होंने BSc B.Ed की थी, जिनका एम टीचिंग की था, जो उसी के लिए पढ़ते रहते थे, ठीक है। बट ये जो एग्ज़ाम है ये सब तरह के लोगों ने दिया है, बट ये था अनएक्सपेक्टेड। इसमें सब लोग सिंपल कंप्यूटर पढ़ के गए थे, ठीक है। सिंपल कंप्यूटर जो कि मतलब बहुत कम आया था, और एडवांस कंप्यूटर आया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये MSc कंप्यूटर साइंस, M.Tech B.Tech लोगों ने भी ये एग्ज़ाम दिया था। तो क्या हो गया भाई, अगर उन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था? देखो कभी भी आप लोगों की डिग्री ये नहीं बताती कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है। अब मान लो कोई टीचर, अब देखो मान लो 35-40 हज़ार लोग हैं, वो आपका TGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है।
बट सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ हुई जनरल की 55 पर। तो एज इट इज़ हो सकता है कि बीटेक एमटेक वाले भी बहुत सारे लोग हों, बट ऐसा थोड़ी है कि उन सभी को वैसी नॉलेज होगी। अब मान लो 10th तक हम सब लोगों ने सेम पढ़ा है, बट अगर मैं कोई ज्योमेट्री का आपसे फार्मूला पूछ लूँ तो आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं हम, और वहाँ पर सिंपल जनरल मैथ आता है, कोई भी ज्योमेट्री पढ़ के नहीं जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर होता है इन एग्ज़ाम्स, इस 817 में भी वैसा ही हुआ है। तो इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखो कि कट ऑफ ऐसी नहीं जाती है। र्यूमर्स पर कभी भी बिलीव मत करो, या सर्वेज जितने भी आ रहे हैं इन पर तो कभी भी बिलीव मत करो। एक ही मार्क्स मान लो किसी के 55 है, 1 2 3 4 लोग उसी पर लगे हुए हैं। स्पेशली जो बॉयज़ हैं, मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर रहा, बट जितने भी बॉयज़ हैं वो तो अपने बहुत ज़्यादा गलत नंबर बता रहे हैं, और कुछ लड़कियां हैं वो अपने एक्चुअल में सही नंबर बता रही हैं, वो भी इस चक्कर में कि हाँ उनकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सर्वे से ही फाइनल रिजल्ट का पता लग जाना होता तो आज तक तो पता नहीं किस किस को बिना फाइनल रिजल्ट के ये सर्वे से ही अपने जॉब का पता लग जाता और वो पहले ही इंजॉय करने लगता, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बिलीव मत करो। और दूसरी बात यही बताई मैंने कि ऐसा मत सोचो कि इसमें कोई बीटेक वाले भी हैं, एमटेक वाले भी हैं, तो वो सभी के सभी अच्छे स्कोर करने वाले होंगे। देखो जो जो मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा है या कहीं वर्क प्लेस पर है, उसे ही इसमें अच्छे मार्क्स होंगे, वो भी 70 तक। इससे ज़्यादा मार्क्स कहीं भी नहीं होंगे। 70 75 या 75 भी बहुत होते हैं, विद डी भी 71 72 इतने मार्क्स होते हैं। और अगर कोई इस टेक्निकल फील्ड में है 70 मार्क्स उसके आ रहे हैं, तो इट मीन्स उसके कंप्यूटर के अच्छे हैं, बट उसकी उतनी जीके स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अगर उसकी जीके भी स्ट्रांग होती तो वो इजीली 75 मार्क्स तक आ जाता और 3 4 नंबर डीवी के मिलाकर उसके 78 तक हो जाते। बट इतना ऐसा हमें अभी तक कोई भी नहीं मिला है। सर्वेज में तो कुछ लोग 85 में से 85 भी बता देंगे। तो इन चीज़ों पर बिलीव मत करो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गिव योर बेस्ट एंड आल्सो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। देखो एग्ज़ाम दे दिया, हो गया, साथ ही साथ अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते रहो। और जैसा कि बोला जाता है, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो इस चीज़ पर ध्यान दो। नेक्स्ट इज़, अब हम लोग देखते हैं R&P रूल्स की प्रॉब्लम्स आ रही है हर एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर चलो गवर्नमेंट को तो समझना ही चाहिए, अब हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, बट साथ ही साथ हम लोगों को भी समझना चाहिए। मान लो कोई भी एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम फिल कर दो, एग्ज़ाम क्लियर कर दो, और उसके बाद कमीशन से या गवर्नमेंट से फ़ाइट करने लग जाओ R&P रूल्स को लेकर। तो क्यों ना R&P रूल्स के लिए पहले ही गवर्नमेंट से डिमांड कर दी जाए कि अगर ये वाला एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए इस तरह के R&P रूल्स होने चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, पहले हम एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर होते हैं, जब फाइनल जॉब की बात आती है बीच आ जाते हैं R&P रूल्स। तो देखो हमारे पास सोशली इतने मेथड्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ना जाने कितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं। तो उनका यूज़ करके हम पहले ही सरकार को इस चीज़ के लिए अवेयर करें, ना कि बाद में फिर कोर्ट में चले हुए हैं सभी के सभी। अभी तो ये पता नहीं लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 817 में डीवी होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं होगी, कुछ लोग इसी के लिए हैं लड़ रहे हैं कि डीवी होनी चाहिए, डीवी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए भी अभी ये भी डाउटफुल है, बट इसके मैक्सिमम 100% चांसेस यही हैं कि इसमें डीवी होगी, बिकॉज डीवी ऐसे कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2019 की भर्ती चली हुई है, अभी 2022 चल पड़ा। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें R&P रूल्स चेंज होंगे, इसके लिए डीवी ले ही लेंगे ये। बट जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए डीवी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सभी बातें थी। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चंस यही है कि 38.5 मार्क्स और 39.5 मार्क्स है जनरल यूआर की टाइपिंग कट ऑफ, या इससे ज़्यादा है या कम है, वो अब आप लोग ही मुझे बता सकते हैं। और अपने अगर कुछ सुजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी मुझे दें। और ये भी मैंने आपको मेथड बता दिया कि पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 5 लाइनें एक साइड हो जाएंगी, 3 4 5 लाइनें नीचे वाली साइड। तो इससे लाइन स्किप होने की जो भी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब बस इतना ही कहना था मुझे। अब एक तो मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, दूसरे
एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं तो सोच रहा था 939 पर भी वीडियोस बनाऊं, बट जब तक वो होता है ना कि जब तक खुद सक्सेसफुल नहीं होते तब तक ऐसे ही शो ऑफ भी नहीं किया जा सकता। तो सेल्फ स्टडी ही बेटर है उस टाइम तक। तो सभी से ऐसा ही है कि अपनी अपनी सेल्फ स्टडी करें और र्यूमर्स पर कभी भी ध्यान ना दें। और जिनको भी टाइपिंग के लिए कट ऑफ आई है, वो कॉल आई है, वो अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन करें। ये सब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इस एग्ज़ाम में। कम से कम आपके 50 मार्क्स तक जिनके बन रहे हैं उनके तो 90% चांस हैं कि उनकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। अब अगर कोई आपको 55 प्लस या कुछ भी बोल रहा है तो उन पर बिलीव मत करो। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, जैसे TGT नॉन मेडिकल का, कि उनकी फाइनल कट ऑफ गई है आपकी 55। अब यहाँ पर भी सभी के सभी टीचर्स ही थे, वही थे BSc BEd MSc तक करने वाले, उनकी ही फील्ड के लोग थे, फिर भी 55 गई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लो MSc MTech BTech वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज आती है आपकी एक्सपीरियंस से, जब आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं। ऐसे किताबें पढ़कर कुछ नहीं होता। और यहाँ पर तो टेक्निकली क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब अगर हम 903 की बात करें तो यहाँ पर फिर देखो, जब 817 हुआ तो लोग अवेयर हो गए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं, तो 903 में उन्होंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर की होगा। अब 939 है तो देखो, अब आप खुद यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो। 817 का एग्ज़ाम हो रहा था, कोई सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस नहीं डाल रहा था यूट्यूब पर, कोई C++ के नहीं डाल रहा था, कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं। जैसे ही 817 का एग्ज़ाम हुआ, 903 के लिए ये चीज़ें चलने लग पड़ी, 939 के लिए भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी एग्ज़ाम्स पर। तो ऐसा मत सोचो कि आपके कम मार्क्स हैं तो आपको DV के लिए कॉल आएगी या नहीं आएगी, या आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी। देखो, जितना करना था उतना कर दिया, अब बाकी सब भगवान के भरोसे है और HPSSC पर डिपेंड है। तो अपनी आगे साथ साथ तैयारी करते रहो। और कुछ अफवाहें ये भी चली हुई हैं कि कोर्ट में स्टे लग जाएगा। देखो, आपको 817 इस टाइम बिल्कुल अलग है। आपका जो केस चला हुआ है वो है 556 का, और सुनने में आ रहा है 447 वाले भी वहाँ पर चले गए हैं। तो मैक्सिमम लफड़ा इनका ही है। तो जब तक ये ही सॉल्व नहीं होगा, इसको क्या है, अगर यहाँ पर भी जॉब लग जाएगी इन लोगों को, कुछ लोग यहाँ पर ले लेंगे जॉब। देखो, 447 तो फ्री है बाई हाई कोर्ट, और ये जो 556 वाले हैं, एक तो समझ ये नहीं आ रहा, 4 साल हो गए और अब क्या बोलें, कुछ पता नहीं आ रहा। हो सकता है इनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, या ये भी अपने हिसाब से सही हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि 556 वाले भी सही नहीं हैं, बट अब R&P रूल्स की बात है। और अब तो चलो केसेस कोर्ट में चले हुए हैं, अब जैसा जो भी डिसाइडिंग होगा वही होगा। बट 817 वालों के लिए एक और चीज़ है कि आप थोड़ा ट्रेंड करते रहिए, जैसे गिव क्लैरिफिकेशन ऑन 817 पोस्ट कोड सीट्स या कुछ भी अपने बेनिफिट के लिए। देखो, आज हर लोग अपने लिए सोचता है, तो 817 वालों की भी इस टाइम एक फैमिली टाइप ही है। तो हर बंदा सीट्स में क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। कम से कम 19 या 20 हज़ार लोग हैं, तो ये एक फैमिली बन चुकी है इस टाइम। ठीक है, तो कमेंट्स करते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या मोटिवेशनल लगी हो, या मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।